जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई कक्षा में। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के लिए हिंदी विषय के काव्य साहित्य के विकास से बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टोटल 101 वीडियो को लेकर के आया हुआ हूँ और जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने के लिए अत्यंत संभावना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं तथा उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है। इसमें जो खा ऑप्शन में दिया गया है, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, यही क्या है, संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, दलपति विजय किस काल के कवि हैं। तो जो दलपति विजय जी हैं वो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत है, कौन सी रचना जो है वह लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें जो खुसरो की पहेलियां हैं यही लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है, अर्थात चारों ऑप्शन में से किन्हें हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। सरहपा या क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता किस युग की मुख्य विशेषता थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह द्विवेदी युग हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता किस युग में थी, वो द्विवेदी युग में थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ हुआ, अर्थात किस साम्राज्य की समाप्ति हुई तब जाकर के हिंदी का आदिकाल प्रारंभ हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह वर्धन साम्राज्य, ऑप्शन ख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपसे कहा जा रहा है, जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा रास ग्रंथ। ये जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपसे कह रहा है कि आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ख में लिखा गया है सिद्ध सामंत काल, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। 9 में आपसे कह रहा है कि वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा क्या थी। इसका जो उत्तर होगा आपको, ये आपको ऑप्शन ग में दिया गया है, डिंगल पिंगल थी। डिंगल पिंगल भाषा में आदिकाल के सारे ग्रंथ लिखे गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 में आपसे कह रहा है कि इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, या निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। इसका जो उत्तर हो जाएगा सबको पता है, ऑप्शन ग में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये आदिकाल के कवि नहीं हैं। तो ये किस काल के कवि हैं, ये छायावादी युग के हैं। ये किस युग के हैं, छायावादी युग के हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि बीसल देव रासो रचना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन क में आपको दिया गया है नरपति नाल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा आदिकाल का है। तो ऑप्शन ग में जो दिया गया है बीसल देव रासो, यही आपका आदिकाल का ग्रंथ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 में आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। कौन सी रचना आदिकाल की रचना नहीं है? तो ऑप्शन ग में आपको दिया गया है पद्मावत, यही आदिकाल की रचना नहीं है। तब ये किस काल की रचना है? तो ये भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल, ये भक्ति काल की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो प्रेम आश्रय शाखा का है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछ रहा है आदि काल की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा मृगावती, यही आदिकाल की रचना नहीं। बाकी ये चारों आदिकाल की रचना है। मृगावती ही आदिकाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 16 में आपसे कह रहा है कि किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है? तो उसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ख में आपको दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल से संबंधित है? तो 4 प्रवृत्तियां आपको दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी आदिकाल से संबंधित है। तो सबको पता है ऑप्शन घ में जो लिखा गया है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 में आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से पहला जो है आश्रयदाताओं के युद्ध उत्साह, केली क्रीड़ा आदि के बड़े सरस वर्णन है। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपसे कह रहा है कि भाट या चारण कवि क्या करते थे? भाट या चारण कवि क्या करते थे? इसका जो उत्तर होगा ये युद्ध काल में वीर रस के गीत गा गा करके सेना को प्रोत्साहित करते थे। जी हाँ, सही है। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अपने आश्रयदाताओं की वीरता के गुणगान संबंधी गीत बनाते एवं सुनते रहे। जी हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 में आपसे कह रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसमें युद्ध का विशद वर्णन, यही क्या है, आदिकाल काव्य में वर्णित है। ठीक है। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कौन से व्यक्ति नाथ साहित्य के व्यवस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गोरखनाथ, यही क्या थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? इसमें आपसे पूछ रहा है। तो पृथ्वीराज रासो जो है यही रासो ग्रंथ का, ये राथो का ये रासो परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 में आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 24 में देख लीजिए। 24 में आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो में प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में किस चीज की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो क्या है, वीर रस में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 25, वीरगाथा काल में निम्नलिखित कौन सी रचना है? तो वीरगाथा काल में कौन सी रचना लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदेश रासक, यही क्या है, वीरगाथा काल में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन घ याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 26 में आपसे कह रहा है कि निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान कवि कौन है, मेन कवि कौन है, किसके, निर्गुण काव्य के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कबीरदास हो जाएगा। ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान कवि थे, ये निर्गुण भक्ति के। अगला प्रश्न 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, चारों में से पूछ रहा है कि कौन ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं है। ये जो केशव दास हैं यही ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं है। तो ये किस काल के हैं, ये रीति काल के हैं, रीति काल।
ठीक, ये रीतिकाल के हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? जो अमीर खुसरो हैं, इन्हें ही खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा का नहीं है? चार ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, दे रहा है, कह रहा है कि कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं है। तो ऑप्शन का पर लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी, ये भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। किस शाखा के हैं? तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, प्रेमाश्रयी। ठीक, अगला देख लीजिए। प्रश्न संख्या 29 में आपसे कह रहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन के लेखक कौन है? अर्थात यह किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की कौन सी प्रवृत्ति है? तो ये रूढ़ियों का बाह्य आडंबर का विरोध हुआ था निर्गुण काव्य धारा में। ठीक है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध हुआ था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संत काव्य धारा के कवि थे कबीरदास जी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 33 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ये कुतुबन जो थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं थे, तो ये सूफी प्रेम काव्य के थे, ये सूफी प्रेम काव्य के थे। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा से नहीं थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 34, संत काव्य धारा के कवि नहीं है। चार ऑप्शन आपसे दे रहा है, पूछ रहा है कि कौन संत काव्य नहीं। तो अभी आपने देखा ये कुतुबन, ये संत काव्य धारा के नहीं बल्कि ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? चार ऑप्शन आपको दे रहा है, उसमें कह रहा है कि भक्तिकालीन कवि कौन है? तो कुंभन दास जो है यही भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 में आपसे कह रहा है कि इस शाखा में केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। तो ये किस शाखा की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ज्ञानाश्रयी शाखा है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत लिखा है, अखरावट लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है, चित्रलेखा लिखा है, कई सारी रचनाएं उन्होंने लिखा हुआ है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 38 में आपसे कह रहा है कि काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को ही काव्य साहित्य में स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 में कह रहा है कि रुनकता नामक स्थान संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सूरदास से है। ठीक है, यह सूरदास से है रुणकता, इन्हीं इसी स्थान पर इनका जन्म। आगे प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 40 में आपसे कह रहा है कि प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये निर्गुण भक्ति से है। प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति से है, ये जो सूफी काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 41 में आपसे कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। चार ऑप्शन आपको दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नाभादास हो जाएगा। ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। ये कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं बल्कि ये क्या है? ये राम भक्ति शाखा के हैं।
ये क्या है, राम भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 42, क्वेश्चन संख्या 42 में आपसे कह रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दे रहा, पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, 43 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कृष्णदास हो जाएगा। यही क्या थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वो कौन है, विद्यापति हैं, जो ऑप्शन ख में स्थित है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, 45 में आपसे कह रहा है वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं या श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राइट आंसर है। सबको पता है ये सूरदास जी इसके लिए विख्यात हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, 46 में आपसे कह रहा है कि कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आधुनिक युग के कवि हैं। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत क्या आते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ये अष्टछाप के कवि हैं। ये सभी क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, 48 में आपसे कह रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा किसने दी, सबको पता है, इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा प्रस्तुत करी थी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, इसमें आपसे कह रहा है कि राम भक्ति शाखा से संबंधित है कौन है। तो अभी आपको बताया गया कि जो नाभादास हैं ये क्या है, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, 50 में आपसे कह रहा है कि हिंदुओं के लिए कौन से कवि आदरणीय है। इसमें क्या है, तुलसीदास जो है हिंदुओं के लिए आदरणीय है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस लिखा है जो सभी हिंदुओं की क्या है, वर्तमान समय में आत्मा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 51, 51 में आपसे कह रहा है कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की, तो किस भाषा में की है। सबको पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस में की है, ये अवधी भाषा में की है। ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, 52 में आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नारी को भोग्य संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीतिकाल की विशेषता रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 53, 53 में आपसे कह रहा है क्या कह रहा है, कुंभन दास, परमानंद दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास तथा सूरदास को किस श्रेणी के कवि माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अष्टछाप के कवि है। ये सभी क्या है, अष्टछाप के कवि हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, 54 में आपसे पूछ रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कृष्ण भक्ति शाखा है। ठीक है, इसका संबंध किससे है, कृष्ण भक्ति शाखा से है। ऑप्शन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, 55 में आपसे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन तथा कुतुबन किस काव्य धारा के कवि थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ये प्रेमाश्रय निर्गुण काव्य धारा है। ये तीनों लोग किसके थे, प्रेमाश्रय निर्गुण काव्य धारा के थे। गाप का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, 56 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सबको पता है कि ऑप्शन का जो चंद्रवरदाई है यही क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा से नहीं है, बल्कि ये क्या है, आदिकाल से है या वीरगाथा काल से है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, 57 में आपसे कह रहा है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे था। तो सूफी काव्य धारा का संबंध जो था वो निर्गुण भक्ति से था।
ठीक है, ये प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का जो संबंध था वो क्या था, निर्गुण भक्ति से था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। 58 में देखते हैं, इसमें आपसे कह रहा है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किस काव्य धारा के कवि के अंतर्गत आता है, किस काव्य धारा के काव्य के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये प्रेमाश्रयी और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत क्या होता है, अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किया जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। 59 में आपसे कह रहा है कि रसखान किस काव्य धारा के कवि थे। जो रसखान थे वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन घ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। 60 में आपसे कह रहा है, 60 आपसे कह रहा है इसमें गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदय राम तथा प्राणचंद किस काव्य धारा के कवि थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राम भक्ति काव्य धारा है। जितने कवि ऊपर लिखे गए हैं सभी किससे संबंधित थे, राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 61। 61 में आपसे कह रहा है कि सखा भाव की भक्ति भावना की प्रधानता तथा श्रृंगार एवं वात्सल्य रस की प्रधानता किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता रही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। 62 में आपसे कह रहा है कि सेवक सेव्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह राम भक्ति काव्य धारा है। ठीक है, ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। 63 में आपसे कह रहे हैं कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब माना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संवत 1374 से संवत 1700 ईस्वी तक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। 64 में देखते हैं, तो प्रश्न आपसे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ये प्रेमाश्रय के नहीं है, बल्कि ये क्या है, कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। ठीक है, सूरदास क्या है, कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। 65 में आपसे कह रहा है कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंझन हो जाएगा। यही क्या थे, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे इन चारों ऑप्शनों में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। 66 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नायक नायिका का वर्णन, यही ज्ञानाश्रयी शाखा में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 67। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, उनका नाम लिखिए। कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ख में दिया गया है, 67 का जो ऑप्शन ख है, साहित्य लहरी, यही तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है, ये सूरदास की रचना है। ये किसकी है, ये सूरदास की रचना, बाकी सभी तुलसीदास की रचना है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। 68 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी। तो कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सूर सागर है। ऑप्शन ख ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 69। 69 में आपसे पूछ रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन संख्या 70 में कर रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। ये तो सभी को पता है कि उन्होंने पैदा होते ही राम कहा था, इसीलिए उनका एक नाम पड़ा था क्या, राम बोला। ठीक है, ये भी आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 71। 71 में आपसे कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन घ में दिया गया है, तुलसीदास को दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 72। 72 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य
श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सूरदास का। ठीक है, यही श्रीमद् भागवत से अत्यंत प्रभावित इनकी जितनी भी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग में दिया गया है सूरदास। ये श्री कृष्ण के बाल वर्णन अत्यंत विशद तरीके से किया है, विस्तृत तरीके से किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। ये कबीरदास जी क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिया है, पूछ रहा है कौन सा भक्ति काल से संबंधित है। लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 में आपसे कह रहा है कि वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इन्होंने सूरदास के संबंध में यह लिखा था। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 में आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय है। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ख ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। ये सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में राम भक्ति शाखा में कौन नहीं है? चार ऑप्शन आपको दे रहा है, पूछ रहा है कि कौन है जो राम भक्ति शाखा में नहीं है? तो ये चतुर्भुज दास जो है यही राम भक्ति शाखा में नहीं है। तो ये किस भक्ति शाखा में है? ये कृष्ण भक्ति शाखा में है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक कृष्ण भक्ति शाखा के से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 में आपसे कह रहा है कि भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रामचरितमानस ही अत्यंत प्रिय है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रामचरितमानस ही क्या है? सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 में आपसे कह रहा है कि भक्ति काल की काव्य नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा भक्ति काल का नहीं है? तो जो पृथ्वीराज राजस्व है यही भक्ति काल का नहीं है। ये क्या है? आदिकाल या वीरगाथा काल की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 में आपसे कह रहा है कि भक्ति काल की कृति है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो जो पार्वती मंगल है यही भक्ति काल की रचना है। ठीक है, ये भक्ति काल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 में कह रहा है कि सामाजिक दृष्टि से घोर अधःपतन का काल कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल में प्रेम प्रसंग इत्यादि का खूब बखूबी वर्णन हुआ था। तो इसी में क्या हुआ था? सामाजिक दृष्टि से घोर अधःपतन का काल इसे ही कहा जाता है, रीतिकाल को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 में आपसे कह रहा है कि रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। तो कौन सी विशेषता रीतिकाल से संबंधित है? सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता? नहीं। समन्वयकारी भावना? बिल्कुल नहीं। भक्ति की भावना? जी नहीं। नारी सौंदर्य का विलासपूर्ण चित्रण? जी हाँ, यही हुआ था इसमें रीतिकाल में। ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, इसमें आपसे पूछ रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार काल। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न 77, इसमें आपसे कह रहा है कि रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में प्रधानता है। जो रीतिकाल हैं उन कवियों की रचनाओं में किस चीज की प्रधानता है? भावुकता की? नहीं। समाज सुधार की? नहीं। अलंकार प्रदर्शन की? जी हाँ, अलंकार प्रदर्शन खूब भारी मात्रा में दिखाया गया है। राष्ट्रीयता की भावना? नहीं, ये भी नहीं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 88 में आपसे कह रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये बिहारी सतसई जो है यह रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 90 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिकाल के हैं? ठीक है। इसमें जो बिहारी जी हैं यही क्या है? रीतिकाल के हैं, बिहारी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 आपसे कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो बिहारी जी हैं। यही रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 92 में हम देखते हैं, प्रश्न कर रहा है कि बिहारी सतसई की भाषा है। तो बिहारी सतसई की भाषा क्या है? वो ब्रज भाषा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग। ठीक है। अगला प्रश्न 93 देखते हैं। 93 में आपसे कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन का में आपको दिया गया है घनानंद, यही रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94, इसमें आपसे कह रहा है कि रीतिकाल की कृति है। कौन सी रचना रीतिकाल की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बिहारी सतसई, जो बिहारी के द्वारा लिखा गया था, यही क्या है? रीतिकाल की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है। तो भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात? नहीं। वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता? जी नहीं। सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान काव्य लक्षणों की रचना हुई थी? हाँ, रीतिकाल में ये हुआ था। गुरु और गोविंद की महत्ता? जी नहीं, ये नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ग में जो लिखा गया है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में रीति मुक्त कवि हैं। कौन से कवि हैं जो रीत मुक्त हैं? तो आलम जो है यही रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 में हम देखते हैं रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रृंगारिकता है। ठीक है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि रीतिकाल की जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो श्रृंगार से भरपूर है। ठीक है। तो ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये रीतिकाल के कवि नहीं है बल्कि आधुनिक काल के ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है। आधुनिक काल को 4 भागों में पुनः बांटा गया है, तो उसी आधुनिक काल के ये क्या है? कवि हैं भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99, इसमें आपसे कह रहा है कि कविता वर्धिनी साहित्य संस्था की स्थापना की थी। कविता वर्धिनी साहित्य संस्था की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 100 में आपसे कह रहा है कि भारतेंदु युग की रचना है। कौन सी रचना? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए, पूछ रहा है कौन सी भारतेंदु युग की है? तो ये प्रेम माधुरी जो है इन्हीं की रचना है, भारतेंदु की। तो यही क्या है? भारतेंदु युग की रचना है। अगला 101 और आखिरी प्रश्न, इसमें आपसे कह रहा है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? ये जो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से पत्रिका का संपादन हुआ था, इसके संपादककार कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का में ही लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यही आपका राइट
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हिंदी काव्य के विकास से संबंधित 101 प्रश्नों की श्रृंखला। आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके आगे की वीडियो को मैं लेकर के और आऊँगा, बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी लोगों से सॉल्व कराऊँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, गुड नाइट।